हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर 1 जो आपके बीपीएससी 4 स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस है, जितने भी सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, सारे टॉपिक से आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया गया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेट बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जस्ट अभी आपका बीपीएससी 3.0 हुआ था, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट देखने को मिला था। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे एग्जाम आप शॉर्ट टर्म में किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करोगे जिससे आपका पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी नौकरी अपने भविष्य को लेकर तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक व्यवहार, भौतिक रसायन, समाजशास्त्र या ऑप्शन डी है गणित। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक व्यवहार। मनोविज्ञान मानव और जानवरों के व्यवहार, विचार और भावनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की किस शाखा का अध्ययन मानव सोच की प्रक्रियाओं पर होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सोच, ध्यान, याददाश्त और समस्याओं को हल करने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शोध विधि का प्रकार नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, संवेदनात्मक या ऑप्शन डी है संबंधात्मक। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। ड्राइव थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स क्लर्क हॉल या ऑप्शन डी है जॉन वाटसन। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लर्क हॉल। याद रखिएगा, ड्राइव थ्योरी क्लर्क हॉल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो प्रेरणा के आंतरिक ड्राइव को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, स्टीवेंस द्वारा विकसित बिग फाइव व्यक्तित्व विशेषताएं कौन कौन सी है? आपने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें बिग फाइव करके एक थ्योरी है, आपको बताना है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की विशेषता बताती है, तो आपको बताना है कि बिग फाइव व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए एक बार और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? पहला ऑप्शन है जॉन वीवर, आइवान पावलोव, वीएफ स्किनर या ऑप्शन डी है वर्नर शॉर्ट। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत आइवान पावलोव ने था, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, जिसे याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें स्वचालित प्रतिक्रियाओं को प्रक्रिया का अध्ययन होता है। याद रखिएगा, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो पेशेवर अपने
ग्राहकों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं का इलाज करता है उसे क्या कहा जाता है? ये सवाल आपके स्टेट में पूछा गया था, जो काफ़ी बच्चे आंसर गलत भी किए थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, मनोचिकित्सक। बहुत सारे बच्चे मनोवैज्ञानिक ने टिक आउट किया था क्योंकि साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया था। उनको लगा था इसका राइट आंसर मनोवैज्ञानिक होगा, जबकि उन्हें मनोचिकित्सक कहते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। जैसे कि मनोचिकित्सक के पेशेवर होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं का निदान और उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की परीक्षा परिभाषा क्या है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्मसम्मान स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है जो आत्म मूल्यता की भावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन किस पर होता है? मस्तिष्क की संरचना पर, जीवन काल के दौरान परिवर्तन पर, सामाजिक संबंध पर, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं पे। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन काल के दौरान मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व विशेषताओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आईक्यू परीक्षण, ऑप्शन बी है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, ऑप्शन सी है एमिनेट पर्सनालिटी टेस्ट, या ऑप्शन डी रोरसार्च परीक्षण। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में सवाल आपको यूपी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। रोरसाज परीक्षण एक परियोजना है जो कि परीक्षण है जो व्यक्तित्व विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सुपर ईगो किसका भाग है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी है आदर्श का, ऑप्शन सी है चेतन मन का, या ऑप्शन डी और चेतन मन का। ये भी सवाल आपके स्टेट में सवाल पूछा गया था जिसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर टिक आउट किए थे। मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर था चेतन मन और अचेतन मन, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड का दिया गया व्यक्तित्व के मन का जो विश्लेषण था, उन्होंने 3 लाइन पढ़ा था, चेतन मन, अचेतन मन, अग्रचेतन मन। उनको लगा था जो सुपर ईगो है वो आपका चेतन और अचेतन का एक भाग है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि सुपर ईगो एक व्यक्तित्व का भाग माना जाता है, जिसे ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, ये सब आपके उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, व्यक्तित्व। जैसे कि सुपर ईगो फ्राइड के व्यक्तित्व मॉडल का एक हिस्सा है जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों का व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक शुद्धिकरण का उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी क्रिया की संभावना को बढ़ाना। सकारात्मक शुद्धिकरण में एक सकारात्मक परिणाम का उपयोग करके किसी विशेष व्यवहार की संभावना को बढ़ाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन की कौन सी थ्योरी दर्शाती है कि लोगों को सामाजिकता के कारण संतोष मिलता है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक संतोष थ्योरी, सुख प्रेरणा थ्योरी, संतोषजनक सामाजिकता थ्योरी, या ऑप्शन डी है सामाजिक आदान प्रदान थ्योरी। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक आदान प्रदान थ्योरी के अनुसार लोग सामाजिक संतोष प्राप्त करने के लिए आदान प्रकार की प्रक्रिया शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके अपडेट न्यूज़ होते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड या बीपीएससी स्टेट की कोई भी अपडेट वैकेंसी आती है, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी एंड स्टेट का बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो सारे अपडेट आपसे मिस ना हो, तो सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट
किए जाते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज़ आता है, किसी भी स्टेट में साइकोलॉजी की वैकेंसी आती है, सब कुछ आपको अपडेट इस चैनल पे मिल जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो और आप उनसे बात भी कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे पूछ भी सकते हो, बहुत सारे बच्चे आपको आंसर बताएँगे भी। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर भी सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स या ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने मनो आवश्यकताओं को पदानुक्रम को प्रस्तुत किया, जिसमें आत्म साक्षात्कार की उच्चतम आवश्यकताओं के रूप में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अवधारणा की स्थिरता का सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अवधारणा की स्थिरता का सिद्धांत ये कहता है कि अवधारणाएं समय के साथ स्थिर रहती हैं और बहुत जल्द नहीं बदलती हैं। अगला क्वेश्चन, समाज शास्त्र का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, या ऑप्शन सी है विकासात्मक प्रक्रियाएं, या ऑप्शन डी शरीर की शारीरिक संरचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा समाज शास्त्र समाज की संरचना और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करती है। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग किस विधि का एक प्रकार माना जाता है? क्रियात्मक, संकेतात्मक, निरंतर या ऑप्शन डी है परिकल्पित। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग में संकेतों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइप करने में और व्याख्या सहित बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोग के लिए हमेशा हमारी कोशिश होती है कुछ नया, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना जिससे आप एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख मिल सके, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, मुझे लग रहा था कुछ नया ट्राई किया जाए जिससे आपको व्याख्या दी जाए, जिससे आपको पढ़कर भी सारे डाउट क्लियर हो सके और आपको आंसर भी याद हो सके। जस्ट क्वेश्चन को टाइप करते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए आपको आंसर याद भी हो, हमारी पूरी कोशिश थी। तो आप लोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई किया जाता है जिससे आपकी एग्जाम्पल काफ़ी बेटर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे आसानी से सारे सब्जेक्ट का सारे टॉपिक्स आप आसानी से कवर कर पाओ। तो बस वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना है, बाकी उसके सिवा आपसे कुछ और नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार की प्रेरणा आंतरिक उद्दीपन से उत्पन्न होती है? ये भी सवाल काफ़ी बेहतरीन है। पहला ऑप्शन है बाहरी प्रेरणा, आत्मसंतोष प्रेरणा, बाहरी प्रोत्साहन प्रेरणा, या ऑप्शन डी है मानसिक प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आत्मसंतोष प्रेरणा। आत्मसंतोष प्रेरणा आंतरिक उद्दीपन से उत्पन्न होती है, जैसे कि व्यक्तिगत संतोष और आत्म संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विचार प्रक्रियाओं में किसका योगदान होता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक, सामाजिक, या ऑप्शन डी है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान विचार प्रक्रियाओं जैसे कि सोच, याददाश्त, डिसीजन लेने में योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करता है? समूह के बीच संबंध, व्यक्तित्व की एकता, समाज की सांस्कृतिक संरचना, या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, किस थ्योरी के अनुसार व्यवहारों का अध्ययन बाहरी प्रोत्साहनों से किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक थ्योरी, मानववादी थ्योरी या ऑप्शन डी है मानविकी थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद थ्योरी के अनुसार व्यवहारों का अध्ययन बाहरी प्रोत्साहन और प्रतिक्रियाओं के आधार पर किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रभावकारिता का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा, आत्म प्रभावकारिता का तात्पर्य है व्यक्ति अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास को कैसे देखता है, उन्हें प्रभावित कैसे करता है। आत्म प्रभावकारिता का तात्पर्य यही माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संज्ञानात्मक विकृति का अर्थ क्या होता है? सोचने की गलत प्रतिक्रियाएं, मनोवैज्ञानिक बीमारियां, अवचेतन विचार या ऑप्शन डी है भावनात्मक समस्याएं। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। संज्ञानात्मक विकृति सोचने की गलत प्रक्रियाओं को दर्शाती है, जैसे कि अत्यधिक सामान्यीकरण या काले या सफेद सोच। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है परिवारों की गतिशीलता का अध्ययन, मानसिक बीमारियों का निदान या ऑप्शन सी है सामाजिक समस्याओं का समाधान या ऑप्शन डी व्यक्ति की विकासात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक मनोवैज्ञानिक परिवारों की गतिशीलता, संबंध और पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, सौ संवेदना का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा, सौ चेतना का तात्पर्य होता है आत्मचेतना और आत्म साक्षात्कार, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आत्म संवेदन की तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मचेतना और आत्म साक्षात्कार को कैसे समझता है और कैसे अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अवधारणा का संगठन पर सबसे ज़्यादा शोध किया था? जीन प्याजे, सिगमंड फ्रायड, कॉल रोजर्स या ऑप्शन डी है विलोम कोंडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीन प्याजे, जो कि आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन प्याजे ने अवधारणा के संगठन और विकासात्मक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण शोध किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक आदान प्रदान थ्योरी किस पर ध्यान केंद्रित करती है? सामाजिक अपेक्षाएं पर, व्यक्तियों के बीच संसाधनों का आदान प्रदान, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आदान प्रदान थ्योरी व्यक्तित्वों के बीच संसाधनों को और लाभों को आदान प्रदान को समझने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संवेदी दृष्टिकोण का अध्ययन किस पर आधारित है? बाहरी संकेत और संवेदी अनुभव पर, मानसिक प्रक्रियाएं पर, अवचेतन विचार पर या ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवहार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी दृष्टिकोण बाहरी संकेतों और संवेदी अनुभव का अध्ययन पे आधारित होती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि पारंपरिक मनोविज्ञान के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है? प्रयोगात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि, परिकल्पनात्मक विधि या ऑप्शन डी है अनुसात्मक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, इसे आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में लाइक करना वीडियो को भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रमुख योगदान किस पर होता है? अवचेतन मन की भूमिका पर, सामाजिक व्यवहार पर, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं पर या ऑप्शन डी है मानव आवश्यकताएं पर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मनोविश्लेषण सिद्धांत और चेतन मन की भूमिका और उसके प्रभाव को अध्ययन करता है। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आप लोग के लिए जो आपके सिलेबस हैं, जितने भी सिलेबस में आपके यूनिट दिए गए हैं, यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। साथ में आपका टॉपिक वाइज थ्योरी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी एंड स्टेट का, साथ में आपका एनसीईआरटी जो बीपीएससी 3.0 होता है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एनसीईआरटी क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। कोई भी दिक्कत, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर, अपने नौकरी को लेकर, तो आज ही मुझे व्हाट्सएप करें और आज ही पेड कंप्लीट नोट्स लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपके पास काफ़ी कम टाइम मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, जो कि आप और डे टू डे आपका एग्ज़ाम का कंपटीशन काफ़ी हाई होते जा रहा है। तो सब कुछ अभी से आप ट्राई स्टार्ट करोगे तभी जाकर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।